सर जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? किसको करवानी चाहिए? क्यों करवानी चाहिए? इसके फ़ायदे, नुकसान आज आप हमें से बताइए। देखिए 90 टू 95% कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक नहीं होते, लेकिन 5 टू 10% कैंसर्स कुछ हैं जो जेनेटिक होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपाली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू लाइफ कैंसर। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लोग बढ़ते टाइम के साथ में टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली होते जा रहे हैं, मोर अवेयर होते जा रहे हैं। तो एक नया मुद्दा सामने आया है व्हिच इज़ जेनेटिक टेस्टिंग। क्या होती है जेनेटिक टेस्टिंग? क्या हमें करवानी चाहिए? ये कितनी सक्सेसफुल है और इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है? ये काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हम सभी के दिमाग में बना हुआ है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल मेहता, जो इस क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में भर देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? किसको करवानी चाहिए? क्यों करवानी चाहिए? इसके फ़ायदे, नुकसान आज आप हमें से बताइए। देखिए अगर हम कैंसर के रिस्पेक्ट में जेनेटिक टेस्टिंग की बात करूँ तो लोगों में बहुत बड़ा फियर होता है कि हर किसी को जेनेटिक टेस्टिंग करवा लें कि उसको कैंसर हुआ है तो हमारी फैमिली में भी कैंसर हो सकता है, कि हमें ऐसी टेस्टिंग करवानी चाहिए। हुँ, देखिए 90 टू 95% कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक नहीं होते, लेकिन 5 टू 10% कैंसर्स कुछ हैं जो जेनेटिक होते हैं। हुँ, इसके लिए एक प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि किस पेशेंट्स की जेनेटिक टेस्टिंग रियली होनी चाहिए और किस पेशेंट्स की नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ, अगर मैं कुछ कैंसर्स की बात करूँ जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर जेनेटिक हो सकते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन कैंसर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर, हुँ, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, हुँ, या फिर ब्रेस्ट ओवरी जिसकी मैंने बात करी। हुँ, ये हुँ। ऐसे कैंसर्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकते हैं। इनके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। तो जेनेटिक टेस्टिंग में क्या प्रोसेस रहता है सर? देखिए सबसे पहले हम हर पेशेंट से उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि उसके मदर को, सिस्टर को या फिर ब्रदर को या फिर जो डायरेक्टली रिलेटेड है फादर को, जो डायरेक्ट रिलेशन में है उनको कभी कैंसर हुआ था। और जो जो मैंने कैंसर की लिस्ट दी उसमें से कोई कैंसर था, अगर इसमें टिक बॉक्स यस होता है तो हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है आज की डेट में वो है ब्रेस्ट और ओवरिन कैंसर के लिए, जिसको हम बीआरसी या ब्राका टेस्टिंग भी बोलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 10% केसेस में ये ब्राका टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। किस उम्र के लोग को ये करवानी चाहिए या हमें कब इस टेस्ट के लिए जागरूक हो जाना चाहिए? इसमें कोई कैंसर जिसकी की फैमिली हिस्ट्री में बहुत जल्दी आ गया, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को 30 एज में ही आ गया हुँ, हुँ, या अर्ली एज में आ गए, तो उन कैन में ज़्यादा चांसेस है कि उसको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आए या फिर जेनेटिक टेस्टिंग पॉजिटिव हो। उन केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर बहुत सारी लगातार फैमिली में 2-3 लोगों को हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवरी कैंसर की या कोलोन कैंसर की, हुँ, हुँ। तो उसमें चांसेस ज़्यादा है, या फिर ब्लड कैंसर्स की, तो उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि उन पेशेंट्स को टेस्टिंग करवानी चाहिए। डॉक्टर जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली में कभी किसी ने ये जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करवाई है, तो उन लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाना कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और हम सभी को करवाना चाहिए। मेरी फैमिली हिस्ट्री में रहा है कैंसर, लेकिन ये उनके लिए एक अलग से एक टेस्ट हो जाता है कि हम फालतू में जाके टेस्ट क्यों करवाएँ। तो ये कैसे पेरेंट्स को या जो टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं है, अवेयर नहीं है, उन लोगों को कैसे समझाया जाए ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, टेस्ट का रोल सिर्फ़ टेस्ट कराने तक रूल नहीं है। सपोज़ मैं आपको बात की, मैंने अभी ब्राका टेस्ट की। हुँ, अगर किसी फैमिली में ब्राका पॉज़िटिव आता है, यानी बीआरसीए जीन ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर के लिए जो हम कराते हैं वो पॉज़िटिव आता है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट भी है। हुँ, हुँ, अगर मैं बात करूँ कि लास्ट वीक ही हमारे पास एक पेशेंट था, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और उसकी बेटी को भी एक हिस्ट्री थी कि कहीं ब्रेस्ट में कैंसर तो नहीं है। हुँ, तो हमने मदर की ब्रेस्ट की कैंसर और ओवरी कैंसर के लिए टेस्ट कराया, वो ब्राका पॉज़िटिव निकली। तो हमने उसको रिकमेंड किया कि उस पेशेंट को ब्राका पॉज़िटिव है, तो दूसरी साइड का ब्रेस्ट भी निकलवाना चाहिए हुँ, और हुँ, दोनों अंडकोश को भी निकलवाना चाहिए। हुँ, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पेशेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसकी फैमिली में वो जीन जा सकता है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, पेशेंट के लिए एडिशनल ट्रीटमेंट जिसमें पॉज़िटिव आता है, उनमें ट्रीटमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। यानी कि सिर्फ़ टेस्ट कराने तक सीमित नहीं है, उसका ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है, तभी ये टेस्टिंग कारगर है। हुँ, हुँ, तो हमें ब्रेस्ट, अगर किसी को ब्राका पॉजिटिव है तो दोनों ब्रेस्ट निकालने पड़ते हैं और साथ में दोनों अंडकोशों को भी निकालना पड़ता है, जिसका प्रोटेक्शन 90 टू 95% चांस है कि उसको ये कैंसर नहीं होंगे, अगर
हम ये चीज़ें कर देते हैं तो। प्रिकॉशंस अगर हम ले लें। यस। डॉक्टर, अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो इंडिया ऑफ कोर्स एडवांस हो रहा है। जेनेटिक टेस्टिंग की अवेयरनेस लोगों में कितनी है? जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को, लगभग लेस देन 1% लोगों को इस बारे में पता है कि जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए। हम्म, और कई लोग कहने के बाद भी नहीं करवाते। हमें बारी-बारी समझाना पड़ता है कि आप ये टेस्ट कराएँ, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कई लोग डर के मारे नहीं कराते कि हमें टेस्ट पॉज़िटिव आ गया तो क्या करें? हम्म, ये एंग्ज़ायटी भी एक बहुत बड़ा कारण है, इस कारण लोग टेस्ट नहीं पाते। कईयों को अवेयरनेस नहीं होती, हम्म, कहीं कराने के बाद पॉज़िटिव आ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। हम्म, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण आज भी हम पिछड़े हुए हैं। हम्म, हमने एडवांसमेंट तो कर ली, हमने टेस्ट ढूँढ लिया, लेकिन आज की डेट में पब्लिक को समझना जो होगा कि इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमें ये टेस्ट किन-किन लोगों में करवाना है, जैसे कि मैंने अभी बात करी, हम्म, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, अगर ये टेस्ट पॉज़िटिव आता है तो हमें आगे क्या करना है। हम्म, हमें ये समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर का भी फ़र्ज़ है और मरीज़ का भी फ़र्ज़ है कि इस टेस्ट को करवाएँ और इस टेस्ट में अगर कोई इम्प्लीकेशंस है तो उसको फ़ॉलो करें। जयपुर की अगर मैं बात करूँ या राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, कहाँ हो सकते हैं ये? ये टेस्ट न्यू लाइफ रूटीनली कैंसर के बारे में बोल ये सकते टेस्ट रूटीनली हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अगर हमसे बात करें तो मेरा क्लिनिक न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक पर भी उपलब्ध है, हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, एचसीजी जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ भी उपलब्ध है। तो आप कहीं भी ये टेस्ट करवा सकते हैं और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये टेस्ट करवाएँ। बिना सलाह के ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन आपका अगर डॉक्टर स्ट्रेस करता है कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, तो आप ज़रूर करवाएँ। उसके लिए आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। डॉक्टर, जैसे लोग काफ़ी ओवर स्मार्ट हैं आज के टाइम पे। कुछ ऑनलाइन किट्स आते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो घर पे बैठ के ही टेस्टिंग करा लेते हैं या सैंपल ले लेते हैं और फिर हॉस्पिटल में जाके जमा करा देते हैं। तो इसके कुछ तो डिमेरिट्स रहे होंगे, ये हमें नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जेनेटिक टेस्टिंग यूजुअली आप घर पे नहीं करा सकते। उसका रीज़न के लिए, इसके लिए स्पेशल तरह की ट्यूब्स होती हैं। 2 ट्यूब्स होती हैं, ईडीटीए ट्यूब्स होती हैं, उसमें सैंपल भेजा जाता है, प्रॉपर तरीके से सैंपल ड्रॉ किया जाता है और सैंपल का हीमोलाइज़ होने का भी डर रहता है। हो सकता है आपने जो सैंपल घर में लिया हो वो प्रॉपर स्टोर नहीं हुआ हो, प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं स्टोर हुआ हो, प्रॉपर ट्यूबिंग में नहीं लिया हो, तो हो सकता है कि सैंपल की रिपोर्ट गलत आए। इसलिए आपको एक ऑथराइज़्ड ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ये टेस्ट करवाना हम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी कि लोग कई बार स्ट्रेस के चलते, एंजाइटी के चलते भी टेस्ट नहीं प्रेफर करते हैं। तो ऐसा क्या हम लोगों को कहें या समझाएं, किस तरीके से समझाएं? क्योंकि एक डर तो रहता ही है, कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। तो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए अवेयरनेस किस तरीके से फैलाई जाए ताकि लोग समझें इस चीज़ को कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो आप में भी होने के चांसेस हैं। देखिए, हमको उनको पॉज़िटिव मोटिवेट करना होगा, उनको उसके फ़ायदे समझाने होंगे, एक प्रॉपर जेनेटिक काउंसलर से भी मँगवाना होगा जो कि इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे काउंसलिंग करवाएँ। एक बार कई बार पेशेंट नहीं समझ पाता तो रिपीटेड जेनेटिक काउंसलिंग कराएँ, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलवाएँ। कई बार ये प्रोसेस बहुत लंबा और रिपीटेडली होता है। अगर हम इसको प्रॉपर जेनेटिक काउंसलर से मिलवा के, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलवा के काउंसलिंग कराएँ तो हो सकता है हमारे रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आ जाएँ। पेशेंट को एक पॉज़िटिव फीडबैक दें, तो इसके आपको बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं, पेशेंट को हर चीज़ आज की डेट में क्लियर ट्रांसपेरेंसी अगर समझाई जाएगी, उनकी लैंग्वेज में, पूरी फैमिली को कंबाइन करके, तो हो सकता है पेशेंट अंडरस्टैंड करे और उसका ट्रीटमेंट ले। जी, डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में कि ये कितनी पॉजिटिव है और कितनी फ्रीक्वेंटली हमें करानी चाहिए अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री रही है? देखिए, अगर फैमिली हिस्ट्री जैसे कि मैंने कहा ब्रेस्ट और ओवरी और खासकर कोलोन कैंसर, अगर ये 3 कैंसर्स की आपको में हिस्ट्री रही है, तो आपको ब्राका करके टेस्ट है या फिर एपीसी जीन टेस्टिंग कोलोन कैंसर के लिए है, ये टेस्ट करवाने चाहिए और ये टेस्ट आपके जेनेटिक काउंसलर, ऑन्कोलॉजिस्ट के रिकमेंड करने पर ही करवाने हैं और हर पेशेंट को ये ज़रूरत नहीं होती टेस्ट करवाने की, क्योंकि इसके रिज़ल्ट सिर्फ 10% ही चांस है कि कैंसर फैमिली हिस्ट्री में पॉज़िटिव हो। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक के चैनल पे गाइड कर सकता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कोई और आपको और भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कभी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, यदि आपके परिवार में किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की, खासकर ओवरी, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर की, तो आप कमेंट में हमसे परामर्श ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर निखिल मेहता खुद आपको परामर्श करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग में आपकी हेल्प करेंगे। और इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।